हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में हम आज तक क्या पढ़ा दिए हैं। एस्ट्रोनॉमी आज पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया। अब एस्ट्रोनॉमी से कुछ नहीं बचता है, ठीक है। या फिर आपको कोई डाउट हो एस्ट्रोनॉमी में तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका डाउट वहीं सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम भूगोल में कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़े थे? हम बोले थे भूगोल को सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। कौन कौन सा? देखो, एक तो था एस्ट्रोनॉमी, दूसरा क्या था? टोपोग्राफी, तीसरा क्या था? जियोलॉजी, चौथा क्या था? जियोग्राफी। हमने क्या कहा था? भूगोल में सिर्फ यही 4 पार्ट पढ़ लेंगे, भूगोल हमारी पूरी कंप्लीट हो गया, जिसका 1/4 हिस्सा आज कंप्लीट हो गया। क्या? एस्ट्रोनॉमी हम पूरी कंप्लीट कर दी है। अब कहाँ स्टार्ट करेंगे? टोपोग्राफी पर। एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष विज्ञान हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अंतरिक्ष में जो जो क्रियाएं होती वो सारी हमने बता दी, ठीक है, जितना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे टोपोग्राफी। उसके बाद क्या पढ़ना है हमको? जियोलॉजी, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर जाके पढ़ेंगे, उसको क्या कह देंगे? जियोलॉजी, यानी भूगर्भ विज्ञान। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर पढ़ेंगे जियोग्राफी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, ये सब क्या जियोलॉजी जियोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। कौन? टोपोग्राफी। चलिए देखते हैं टोपोग्राफी क्या होता है। नाम बहुत अच्छा लग रहा है ना, टोपोग्राफी सुनते हुए। चलिए देखते हैं टोपोग्राफी होता क्या है। इसको मिटा देते हैं। क्या हेडिंग डालते हैं आज का? टोपोग्राफी। इसको हिंदी में क्या कह देते हैं? स्थलाकृति। समझे क्या? स्थला जो पृथ्वी पे स्थल वाली आकृति है वो कैसे बनी, इससे समझ में आ रहा। स्थलाकृति यानी स्थल वाली आकृति। और स्थल आकृति है कैसी? कहीं ऊबड़ खाबड़ है। कैसी? ऊबड़ खाबड़ है। कहीं देखे होंगे आप अपने शहर, इलाके, मोहल्ले, मतलब अपने ही क्षेत्र को ले लीजिए, ठीक है। कहीं देखे होंगे सड़कें ही देख लीजिए, कहीं कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचाई पे है, कहीं आपका घर गड्ढे में है, कहीं देखें पड़ोसी का घर थोड़ा ऊंचे पे है। समझे? कहीं गड्ढा हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, कहीं नालियाँ निकल आई, कहीं क्या हो गया, ऊबड़ खाबड़ सब होता है। सड़कें भी देखिए ऊबड़ खाबड़ होती है ना, जिस पे चलते हैं, जो टूटी फूटी होती है, कहते हैं बहुत ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं, अच्छी बनी नहीं, अच्छी बनी होना चाहिए। तो हमको इसमें क्या पढ़ना है? ऊबड़ खाबड़ आकृति। कैसी कैसी कैसी? एक तो ऊबड़ वाली आकृति पढ़ना है और एक खाबड़, टेढ़ी टाढ़ी आकृति। मतलब ऊबड़ खाबड़ कैसे बन जाती है? अगर जमीन सब जगह तो एक बराबर है नहीं, कहीं पे ये देखिए जमीन बराबर जा रही बराबर, कहीं ऊपर उठ गई, कहीं नीचे गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया, समुद्र बन गया, ये सब स्थलाकृति बनती रहती है। समझे? तो स्थलाकृति कैसी? ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति बनती रहती है। अब हम देखते हैं कि ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति बनती किससे किससे है नहीं। अच्छा, कोई चीज़ वह बनी है तो वो किससे बनी है, समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, बन तो गई, लेकिन किससे बनी ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। क्या बन गई? स्थलाकृति। कैसी? ऊबड़ और खाबड़ स्थलाकृति बन गई। लेकिन बनती किससे किसके द्वारा है? तो सबसे पहले किससे बनेगी? सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ना है, टोपोग्राफी में हमको क्या क्या चीज़ पढ़ती है। 2-4 चीज़ें पढ़नी है तो हमारी टोपोग्राफी भी खत्म हो जाती है। भूगोल है कुछ नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा थोड़ा उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए, मज़ा आता रहेगा और ख़त्म हो जाएगा। देखिए का एस्ट्रोनॉमी हमारी खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। समझे? ऐसे टोपोग्राफी 2-4 चीज़ें इसमें पढ़ लेंगे, टोपोग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें सबसे पहले किसके द्वारा स्थलाकृति बनाएंगे हम? सबसे पहले नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा क्या? स्थलाकृति। सबसे पहले क्या बनाएंगे? नदियों के द्वारा स्थलाकृति। नदियों द्वारा स्थलाकृति कैसे बन जाती है? अच्छा, हम देखते हैं नदियाँ निकलती कहाँ है? पर्वतों से निकलती है ना। पर्वतों से निकलती है तो क्या अपने साथ जो क्या करती है, निकलती है, जो चट्टाने उट्टाने होती है तोड़ फोड़ के सब लेके चली आती है, अपने साथ में लेके चली आती है। वही चट्टाने क्या आती है? मैदानी भागों में ला के डाल दिए तो मैदानी भागों में कहीं ऊंचा हो गया,
और कहीं कहीं नदियाँ, कहीं बाढ़ आ जाती है तो नदियाँ मट्टी, मैदानी भाग की मिट्टी उट्टी सब लेके साथ में बह जाती हैं, तो वहाँ गड्ढा बना देती हैं। तो क्या हुआ, यही स्थलाकृति बन रही है एक तरीके की, ऊबड़ खाबड़, कहीं ऊंचा बना दिए, कहीं गड्ढा बना दिए, कहीं मोहल्ला मोहल्ला पूरा साफ करके साथ में उड़ा के लेके चली जाती है जब बहुत तेज बाढ़ आती है। कहीं कहीं सुने होगे ना कि पूरा पूरा गाँव साफ हो गया, इतना बाढ़ आई कि पूरा गाँव ही साफ हो गया, समझे। सबको जितनी मिट्टी थी वहाँ की सब बकरोड़ के क्या लेके चली गई साथ में, समझे। तो नदियों द्वारा भी स्थलाकृति बनती है, ठीक है। और नंबर 2 पे किसके द्वारा बनती है? नंबर 2 अंडर वाटर, यानी इसको क्या कहते हैं हिंदी में? भूमिगत जल। जो भूमि के अंदर जल होता है, यानी अंडर वाटर जो है, उससे भी स्थलाकृति बनते हैं। और अंडर वाटर होता कहाँ? अच्छा, नीचे जो वाटर लेवल होता है उसको नहीं अंडर वाटर कहते हैं, समझे। अंडर वाटर क्या होता है? अंडर वाटर जैसे कास्ट प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे जहाँ की मिट्टी में चूना पत्थर ज़्यादा होता है, तो पानी ऊपर से बरसता है, तो वहाँ की मिट्टी को काट के पानी का अंदर ले जाता है, अंदर लेके चला जाता है, तो वो पानी कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर क्या होता है, वो चूना ऊना सब होता है ना, चूना पत्थर की मिट्टी है, तो जहाँ चूना पत्थर की मिट्टी होगी तो अंदर अंदर पानी उसको काट काट के नए अजीब अजीब की आकृति बनाता हुआ चलेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर वाटर टोपोग्राफी, यानी भूमिगत भूमिगत जल द्वारा वाटर टोपोग्राफी कैसे बनती है, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारी क्या आती है? सी वाटर, यानी समुद्र द्वारा। सी वाटर, समुद्र के जल द्वारा टोपोग्राफी कैसे बनती है? जहाँ समुद्र देखे होंगे, समुद्र क्या होंगे? जहाँ स्थल भूमि होती है, स्थल और समुद्र दोनों आपस में मिले होते हैं, तो वो क्या करते हैं? समुद्र अपने अपने अंदर बहुत सा कचरा इकट्ठा करे रहता है ना, वही कचरा ला के का किनारे पे डाल देता है, तो उससे स्थलाकृति बन जाती है। कहीं कहीं समुद्र की लहरें आती हैं, वो क्या जो स्थल भाग होता है उसको काट के लेके चली जाती हैं, समझे। कहीं गुफा बना देगा, कहीं तट बना देगा, कहीं कुछ नई नई चीजें बनाया करता है, ठीक है। तो किससे? समुद्र द्वारा भी टोपोग्राफी हो गई। और किसके द्वारा होता है? बर्फ द्वारा भी होता है। चौथा क्या होगा? आइस टोपोग्राफी, यानी बर्फ द्वारा। आइस टोपोग्राफी, बर्फ द्वारा भी स्थलाकृति बनती है, समझे। जैसे बर्फ हर जगह होती है, हर जैसे बर्फीला एरिया था, जैसे ले लीजिए आप रूस को ले लीजिए, रूस में क्या ज़्यादातर क्या ऊपरी एरिया में है, ध्रुव वाले एरिया में है, तो वहाँ क्या बर्फ़ है, वहाँ बर्फ़ क्या स्थलाकृति नहीं बनाएगा। यहीं ले लीजिए आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहाँ सब बर्फ़ जमी रहती है, कहीं बर्फ़ ऊंचा हो गया, कहीं नीचा हो गया, कहीं वो गड्ढा में भर गया, कहीं गड्ढा खाली कर दिया, पिघल गया वहाँ का तो गड्ढा बन गया। तो वैसे आइस टोपोग्राफी भी बनती है। इसके बाद और आती है टोपोग्राफी, एक हवा द्वारा टोपोग्राफी बनती है, विंड टोपोग्राफी। नीचे लिखेंगे आ जाएगा, चलिए लिख देते हैं। कौन सी टोपोग्राफी? विंड टोपोग्राफी। कौन सी लास्ट वाली? विंड टोपोग्राफी, समझे। हवा जब बहुत तेजी से चलती है तो देखिए एक जगह की मिट्टी उठा के दूसरी जगह में ले जाता है। ये टोपोग्राफी ज्यादातर कहाँ बनती है? रेगिस्तान वाले एरिया में। रेगिस्तान में बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होती है, मतलब नॉर्मल मिट्टी होती है, उसको उड़ाना आसान रहता है, तो वो क्या करते हैं? मिट्टी को उड़ा के लेके दूसरी जगह जाके पटक दिए, कहीं पहाड़ बना दिए मिट्टी का, ठीक है। वो क्या करती है फिर? उस पहाड़ को भी काट के दूसरी जगह बिछा दिए, कहीं मैदान बना दिए, समझे। अलग अलग तरीके की डिजाइन बनाती रहती हैं, समझो। अलग अलग तरीके से अलग अलग टोपोग्राफी बनती रहती है। तो सबसे पहले हमको नदियों द्वारा टोपोग्राफी पढ़ना है, ठीक है। फिर अंडर वाटर द्वारा, फिर सी वाटर यानी समुद्र द्वारा, फिर आइस टोपोग्राफी, फिर विंड टोपोग्राफी, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे तो हमारा टोपोग्राफी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जियोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर जियोग्राफी पढ़ाएंगे। टोपोग्राफी में कितने? 5 टॉपिक है, यही पढ़ाना है बस। एक एक दिन का टॉपिक है, ये 5 दिन लगेंगे, ये भी टोपोग्राफी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नदियों द्वारा टोपोग्राफी, ठीक है। बाकी इनको मिटाल देते हैं। क्या पढ़ाते हैं? नदियों द्वारा टोपोग्राफी।
अच्छा, जब नदियाँ, हमारी नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं तो वो अपक्षय अपर्दन करती हुई क्या मैदानी भागों में आती हैं, अपक्षय अपर्दन निक्षेपण ये सब करती रहती हैं। तो सोचते होंगे ये सर अपक्षय अपर्दन निक्षेपण होता क्या है, आखिर करती हैं तो ये होता क्या है, करती हैं तो जाहिर सी बात कुछ होता होगा। चलिए हम ये समझ लेते हैं कि अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है। ठीक है, बचपन से ही पढ़े होंगे आप लोग, अपक्षय अपर्दन तो पढ़े होंगे बचपन से ही ना। चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं अपक्षय अपर्दन क्या होता है। पहले क्या है अपक्षय, फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है अपर्दन, तीसरे नंबर पे निक्षेपण। अपक्षय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेदरिंग। अपर्दन की क्या कहते हैं, अपर्दन को इरोजन। इरोजन। और निक्षेपण को क्या कहते हैं, डिपोजिशन। अपक्षय होता क्या है, वेदरिंग होती क्या है, किसी भी चीज को पकड़ के तोड़ देना, तोड़ देना, तो क्या वो हो गया अपक्षय। जैसे नदियां कहाँ से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, यानी पहाड़ों पर्वतों से निकलती हैं। तो निकलती हैं जब क्या अपने रास्ते में बहुत से बड़े बड़े चट्टान पड़ते हैं ना, उनको क्या है तोड़ के लेके चली जाती हैं साथ में, जो कमजोर चट्टान होते हैं उनको साथ में तोड़ देती हैं। तो वो क्या हो गया अपक्षय हो गया, यानी किसी चीज को तोड़ देना। जैसे ये एक क्या बोलते हैं, ये एक मार्कर है, इसको हम हथौड़ी मार के इसको तोड़ दें तो ये क्या हो गया अपक्षय हो गया। किसका अपक्षय हो गया, इस मार्कर का अपक्षय होगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने हथौड़ी मार मार के इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब समझ गया अपक्षय क्या होता है। अपक्षय भी दो तरीके का होता है, पता है कौन कौन सा होता है। एक तो होता है फिजिकल अपक्षय, एक क्या होता है, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है फिजिकल अपक्षय, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है केमिकल अपक्षय। कौन सा हो गया दूसरा, केमिकल। एक हो गया फिजिकल अपक्षय, एक हो गया केमिकल अपक्षय। इसको क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय, हिंदी में भी लिख लो भौतिक। एक क्या हो गया, और रासायनिक अपक्षय। कौन सा, रासायनिक। अब भौतिक क्या होता है, भौतिक जैसे किसी की सहायता से किसी को तोड़ देना। जैसे ये हमने इसको क्या किया, ये मार्कर है, ठीक, इसको हमने क्या किया अद्धा मार मार के इसको क्या किया तोड़ दिए, या फिर किसी चीज से इसको तोड़ दो, इसको टुकड़े टुकड़े कर दो, 2 4 5 10 टुकड़े कर दिए, तो इसका क्या हो गया भौतिक अपक्षय। अगर इसी मार्कर पे हम भौतिक अपक्षय ना करके इस पे केमिकल अपक्षय करना है, यानी इस पे रासायनिक अपक्षय करना है, तो इस पे क्या करेंगे, कोई केमिकल ला के डाल देंगे और ये पूरा क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो ये कौन सा अपक्षय हो गया, रासायनिक अपक्षय हो गया, केमिकल अपक्षय। ठीक है, अच्छा अपर्दन क्या होता है, अपक्षय तो समझ गए ना, किसी चीज को तोड़ फोड़ देना, समझे, तोड़ फोड़ देना क्या हो गया अपक्षय हो गया। जैसे हम खड़े, हमको कोई मार पीट के सब तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर दे तो कौन सा अपक्षय हो गया, भौतिक अपक्षय हो गया। यही हमारे पास हमारे ऊपर कोई लाके बाल्टी भर H2SO4 डाल दे, शांत सल्फ्यूरिक का मत, तो ये हमारा कौन सा केमिकल अपक्षय हो जाएगा। ठीक है, यानी हम पूरा गल जाएंगे, पिघल जाएंगे। इसके बाद क्या हो गया अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, किसी चीज को रगड़ रगड़ के उसको घिस घिस के तोड़ देना, यानी घिस घिस के उसको छोटा कर देना, यानी घिसावट, घिसावट करना या रगड़ना। जैसे ये है, ठीक है, इस पे मार्कर से हम इस पे या ये क्या लेते हैं, जैसे कोई एक पत्थर ले लीजिए, 2 पत्थर आपस में क्या करिए ऐसे 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 घिसते रहिए, तो देखिए उसका मिट्टी धीरे धीरे नीचे गिरता रहेगा। वो क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। क्यों, क्योंकि घिस घिस के उसको क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। ठीक है, तो नदियां क्या करती हैं, अपक्षय भी करती हैं और अपर्दन भी करती हैं, समझे। 2 पत्थर लिए, उसको क्या करिए ऐसे ऐसे घिसते रहिए, तो वो क्या होगा, दोनों एक धीरे धीरे क्या घिसते रहेंगे, घिस घिस के उनका वो जो चूरन उड़न रहेगा वो नीचे गिरता रहेगा, तो घिस घिस के वो छोटे हो जाएंगे, तो उसी को क्या कर दिए
अपर्दन कह दिए, ठीक है। यानी घिसावट, घिस गया और फिर वही रगड़ रगड़ के उसको छोटा कर दिए, समझे। जैसे नदियाँ होती है अपक्षय, एक तो तोड़ फोड़ तो करती नहीं, ठीक है, और कहीं रगड़ रगड़ के भी तो नीचे की मिट्टी को, नीचे की मिट्टी जो होती है रगड़ रगड़ के भी तो साथ में लेके जाती है। जो चट्टाने वगैरह होती है उनको तो तोड़ देती है, लेकिन नीचे जो पानी भरा है, नीचे भी तो पानी चल रहा है, नीचे और गड्ढा बना रही है, गड्ढा बना रही है तो अपक्षय थोड़ी कर रही है, वो नीचे क्या कर रही है, नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे रगड़ रगड़ के मिट्टी को काट रही हैं, समझे। थोड़ा 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 क्या कर रही हैं, अपर्दन कर रही है, यानी इरोजन कर रही हैं। निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, जो अपक्षय और अपर्दन से प्राप्त चीजें होती हैं, जैसे तोड़ फोड़ के जो मिट्टी इकट्ठा किए, ठीक है, और ये क्या किए, घिस घिस के, यानी अपर्दन करके जो जितनी भी मिट्टी जो चीज इकट्ठा किए उसको ला के एक जगह पलट देना, यानी एक जगह इकट्ठा कर देना, उसको क्या कह दिए, निक्षेपण कह दिए। एक जगह इकट्ठा हो गया वो क्या हो गया, निक्षेपण। ऐसे बिल्कुल सरल भाषा में समझो। जैसे क्या होता है, घर पे क्या, घर ही ले लो, घर पे क्या मसाला वसाला पीसते हैं ना, सिलबट्टा होता है वो ना, सिलौटी वगैरह होती है ना, मसाला, जैसे मान लो तुम्हारे घर कुछ बना है, चिकन बिरयानी बन रही है, ठीक, उसका मसाला होता है, बहुत ढेर सारा होता है, बड़ी इलायची होती है, लकड़ी वगैरह होती है, हल्दी होती है, अदरक होती है, बहुत चीज़ें होती है ना। तो जो मोटे मोटे होते हैं, जो मसाला का मोटी मोटी चीज़ होती है, पहले क्या करते हैं, उसको ऐसे तोड़ तोड़ के महीन करते हैं ना, तो वो उसको तोड़ रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, अपक्षय कर रहे हैं। कौन सा अपक्षय कर रहे हैं, फिजिकल अपक्षय कर रहे हैं, कि उसको मसाले को तोड़ तोड़ के उसको छोटे छोटे टुकड़े पहले कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, फिजिकल अपक्षय हो गया, यानी मसाला बनाने के लिए। फिर क्या करते हैं, उसको सिलबट्टे पे रखते हैं, उसको ऐसे ऐसे कस के पीसते रहते हैं, यानी रगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घिस रहे हैं, उसको घिस रहे हैं तो क्या हो गया, घिस रहे हैं तो क्या, अपर्दन कर रहे हैं उसका, समझे। घिस घिस के उसको महीन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। वही फिर मसाला क्या होता है, घिसते मसाला जब बिल्कुल महीन हो जाता है, तो सिलबट्टे के बिल्कुल आगे साइड में सब इकट्ठा हो जाता है। वही मसाला क्या हुआ, पीस के आगे इकट्ठा हो गया, तो वो क्या हो गया, निक्षेपण हो गया, समझे। यानी पहले उसको तोड़ तोड़ के महीन किए, वो क्या हो गया, अपक्षय हो गया। फिर अपर्दन करने के लिए क्या किया, उसको घिस घिस के क्या, बहुत महीन मसाला कर दिए, तो क्या, अपर्दन कर रहे हैं, मतलब घिस घिस के उसको महीन कर रहे हैं। फिर उसको घिसते घिसते क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सिलबट्टे से क्या पीसते रहते हैं, वो क्या करते हैं, मसाला सब आगे इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो गया तो वो क्या हो गया, निक्षेपण हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया। फिर क्या करती है लेडीज लोग, उसको फिर एक बार ऐसे लेती हैं, फिर बकरोड़ के सब ऐसे बकरोड़ फिर पीछे लाती हैं, फिर दोबारा रगड़ती हैं। एक क्या, प्रथम चरण की मतगणना पूरी हो जाती है, समझे। एक बार उसको रगड़ लिए, फिर लेके फिर और महीन करती हैं, फिर अपक्षय अपर्दन करती रहती है। फिर अच्छा दोबारा तो अपक्षय नहीं होगा, दोबारा क्या होगा, अपर्दन, क्यों, खाली रगड़ रहे हैं उसको, दोबारा फोड़ तो रही नहीं है क्योंकि वो महीन हो चुका है। फिर उसको पीसती रहती है, फिर वो आगे इकट्ठा हो जाता है, यानी फिर अपर्दन करती हैं और निक्षेपण करती हैं। तो सेम समझो यही कंडीशन जो आप घर में करते हैं, सेम यही कंडीशन नदियां करती हैं, अंडर वाटर करता है, समुद्र करता है, और क्या करता है, भूमिगत जल करता है, समझे, हवा करता है, सब यही काम करते हैं, समझे। जो आप घर में करते हैं वही क्या, वही प्रकृति हमारी करती है, समझे, नदियां करती हैं। अब नदियों में कैसे होता है अपक्षय अपर्दन निक्षेपण, वो भी समझेंगे, ठीक है। इतना समझिए। अच्छा, अपक्षय क्या होता है, यानी किसी को तोड़ तोड़ के अलग कर देना, समझे, अपक्षय हो गया। और किसी को केमिकल डाल के, यानी रासायनिक अपक्षय करना, तो उसमें केमिकल डाल दो, वो गल जाएगा, तो वो क्या हो गया, रासायनिक अपक्षय हो गया, ठीक है। और अपर्दन क्या हो गया, इरोजन क्या होता है, मतलब किसी चीज को रगड़ रगड़ के, घिस घिस के तोड़ देना, घिस घिस के, कैसे घिसते रहना, वो टूट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, टूटेगा नहीं लेकिन सब घिस जाएगा धीरे धीरे, तो क्या हो गया, अपर्दन हो गया। और जब घिसेंगे, जितना जैसे जैसे दो मोटे मोटे पत्थर ले लिया, उनको घिस रहे हैं, घिसते क्या, उनको बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर कर दिए, क्या हो गया, घिस गया, तो क्या हुआ, अपर्दन हुआ। लेकिन जो घिसे होंगे उसका कुछ जो मटेरियल रहा होगा वो नीचे इकट्ठा हो गया होगा ना, जो इकट्ठा हुआ होगा उसी को क्या कह देते हैं, निक्षेपण कह देते हैं। तभी अच्छा, नल वगैरह देखे गांव में बने होते हैं नल वगैरह, या फिर जो सरकारी नल बने होते देखे होंगे, उसको पानी डायरेक्ट पानी चलाते रहते, पानी चलता रहता है, तो देखे होंगे जहां पानी गिरता है वहां एक गड्ढा टाइप का बन जाता है, गड्ढा बन जाता है ना। वो किससे बनता है, अपर्दन के फलस्वरूप बनता है। कैसे, इरोजन के फलस्वरूप। क्यों, क्योंकि वहां रेगुलर पानी चल रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, वहां क्या हो रहा है, मिट्टी को नीचे से घिस रहा है, घिसते धीरे धीरे वहां एक गड्ढे का रूप ले लेता है, समझे। पानी देखे, पानी एक क्या हो गया, मिट्टी को नीचे फर्श जो लगी है उसको काट दे रहा है, वो धीरे धीरे ऐसे होता रहता। ऐसे नदियां भी करती रहती, अपक्षय करेंगी, अपर्दन करेंगी, निक्षेपण करेंगी, सारी क्रियाएं करती रहती हैं। अब ये अपक्षय अपर्दन निक्षेपण में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, इसको मिटा देते हैं।
अब हमको क्या पढ़ना है, पहले रिवर टोपोग्राफी, यानी नदियों द्वारा स्थलाकृति कैसे बनती। चलिए लिख लेते हैं इसको। नदियों द्वारा स्थलाकृति। अच्छा, हम लोग अपने में ले लिए, हर चीज़ को अपने से जोड़ के देखिए। जैसे हम लोग कभी बच्चे थे, फिर क्या हुए, जवान हुए, पूर्णावस्था में आए, फिर क्या हुए, बूढ़े हो जाएंगे। अच्छा, जब जवान होंगे, समझे, युवा अवस्था में होंगे, तब ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा फुर्ती होती है, ज़्यादा पावर होता है, कोई लड़े उसको मार पीट के क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। उसके बाद पूर्णावस्था में आ जाते हैं, जैसे पापा डैडी लोग होते हैं, उस तरीके के हो जाते हैं। तो क्या थोड़ा क्या होता, इमोशन से थोड़ा सोचने लगते हैं, क्या किसी लड़ाई करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं, क्या इससे करना चाहिए नहीं, मतलब दिमाग ज़्यादा लगाने लगते हैं कि ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, तो उतना मतलब सेंसिटिव पावर ज़्यादा आ जाती है, सोचने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब जवानी में होते हैं, जब अच्छा बुरा कुछ सोचते नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बस क्या हो, अपना वो ना होना चाहिए, समझे, बेइज्जती ना होना चाहिए, यही सोचते हैं ना। फिर उसके बाद पौढ़ावस्था आ जाती है, उसके बाद क्या आती है, वृद्धावस्था हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े तो भैया आराम से पड़े, ज़्यादा इतना ताकत होकर रह नहीं गया, किसी से मतलब नहीं है, जो मिल रहा है खाना तो खा रहे हैं, नहीं मिल रहा तो उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। सेम यही कंडीशन किसमें, नदियों में होती है, सेम यही कंडीशन होती है। नदियाँ भी क्या होती हैं, पहले पहले क्या होती है, युवा होती हैं, फिर पूर्णावस्था में जाती है, फिर वृद्धावस्था में आती हैं। जैसे हम लोग पहले बच्चे थे, फिर युवा अवस्था में हुए, फिर पूर्णावस्था में जाएंगे, फिर वृद्धावस्था में बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नदियों में कैसे युवा होती हैं, कब वृद्धावस्था में होती है, कब पूर्णावस्था में होती है। सबसे पहले नदियाँ कहाँ जाएंगी, युवा अवस्था में, नंबर 1 पे युवा अवस्था में जाएंगी नदियाँ पहले, क्योंकि पहले तो युवा ही होंगे लोग ना पहले। अच्छा, युवा होने से पहले क्या बूढ़े हो जाएंगे, नहीं ना, पहले बच्चे होंगे फिर युवा हुए। ठीक है, उसके बाद पूर्णावस्था में आएंगे, फिर वृद्धावस्था में जाएंगे ना। तो सबसे पहले क्या होंगे, युवा। नदियाँ कैसी होंगी, युवा अवस्था में। इनकी अवस्थाएं समझ लेते हैं। ठीक, कौन कौन अवस्था में होगी, कब नदियों का पावर ज़्यादा होगा, कब नदियाँ अच्छा अपक्षय अपर्दन कब कर सकती है आप। अच्छा, किसी को आप में इतनी ताकत, ज़्यादा ताकत कब होती है, युवावस्था में होती है ना। आपको कह दिया जाए कि कोई लकड़ी तोड़ना फोड़ना है तो उसको युवा युवा होंगे तो जल्दी तोड़ देंगे, ज़्यादा ताकत रहेगी। वही आप बूढ़े हो जाएं, 70-80 साल के हो जाएं, तब आपको एक इतनी मोटी लकड़ी दे दी जाए, कहे इसको तोड़ो, तो तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। किसी चीज़ को तोड़ना फोड़ना हो तो ज़्यादा ताकत हमारी जब रहेगी तभी तो उसको तोड़ पाएंगे। तो कब, युवा अवस्था में रहेंगी। तो नदियाँ क्या पहाड़ों की तोड़ेंगी, उनको तोड़ फोड़ के सब बराबर करके साथ में बहा ले जाएंगे। किस अवस्था में, जब वो युवा रहेंगे ना, तभी तो ले जाएंगी ना, क्योंकि उस समय ताकत ज़्यादा रहेगी। जैसे हम लोगों में युवा अवस्था में ज़्यादा ताकत रहती है फिजिकली, समझे, माइंडली तो पूर्णावस्था में आएंगी ना। हाँ, चलिए देखते हैं युवा अवस्था कौन सी अवस्था हो गई है। अच्छा, इसको मिटा दें, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं ऊपर। इसकी जगह पे दूसरा लिख देते हैं, क्या, रिवर कोर्स, यानी नदियों की अवस्थाएं, नदियों की अवस्था सबसे पहले कौन सी, युवा अवस्था में होगी। इसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं, अपर कोर्स। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएंगी, पूर्णावस्था, यानी मिडिल कोर्स। फिर नीचे सबसे बाद में क्या आ जाएंगी, क्या आएंगी, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था यानी बूढ़ी हो चुकी हैं, समझे। कौन सी अवस्था होगी, वृद्धावस्था।
ठीक है। इसमें नदियां क्या करती हैं, इसमें नदियां क्या करेंगी, वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में नदियां क्या करेंगी, इसको क्या कह देते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वृद्धावस्था को, इसको कह देंगे लो कोर्स यानी लोअर कोर्स, ये कह सकते हैं ना। सबसे पहले क्या हुआ, युवा अवस्था है, नदियां युवा हुई, जैसे हम लोग युवा होते हैं वैसे नदियां भी क्या हुई, युवा हुई, युवा अवस्था में रही। ठीक है। अच्छा, युवा अवस्था में नदियां रहेंगी कहाँ पे, युवा अवस्था में नदियां कहाँ, पर्वतों पे रहेंगी। क्यों, क्योंकि नदियों को ताकत कहाँ से मिलती है, उनकी ढलान से मिलती है। जब नदियां पर्वतों पे होंगी वहीं तो होंगी, नीचे ढलान की तरफ आएंगी, यानी किधर, मैदानी क्षेत्र की तरफ आएंगी। जब मैदान में जैसे प्रवेश करेंगी नदियां किस अवस्था में हो जाएंगी, पौढ़ावस्था में हो जाएंगी। समझे, जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेंगी नदियां कैसी, पौढ़ावस्था में हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अब उनमें इतनी ढलान तो है नहीं, क्योंकि नदियों को ताकत किससे मिलती है, पर्वतों से मिलती है। पर्वत से नीचे गिर रही हैं, नीचे गिरेंगी तो ज़्यादा ताकत होगी, ज़्यादा स्पीड में गिरेंगी। और जैसे जैसे नीचे आएंगी पौढ़ावस्था में हो जाएंगी, यानी मैदानी क्षेत्रों में बह रही। और सबसे ज़्यादा वृद्धावस्था में कब होंगी, जब मुहाने पे आ जाएंगी। समझे, यानी समुद्र में मिलने वाली होंगी। और समुद्र में मिला दिए, समझो नदियां क्या हो गई, खत्म हो गया, नदियों का अस्तित्व खत्म। ठीक है। सबसे पहले क्या हमको पढ़ना है, युवावस्था, फिर पौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। ठीक है। अच्छा, नदियों को पावर किससे मिलती है, यही पे लिख देते हैं, नदियों को शक्ति किससे मिलती है, यानी पावर, शक्ति किससे मिलती है नदियों को, नदियों की उसकी शक्ति ना उसकी हाइट से मिलती है। जितनी ऊंचे से जो नदियां निकलेंगी, यानी पर्वत से, जितने ऊंचे पर्वत से नदियां निकलेंगी उतना ही ज़्यादा उसमें पावर होगा, उतनी ज़्यादा जोश होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें अपक्षय अपर्दन करने की शक्ति होगी। यानी जितने ऊंचे से गिरेंगी नदियां तो क्या करेंगी, अपक्षय ज़्यादा करेंगी। क्यों, ऊंचे से गिर रही हैं, उनके रास्ते में जितने भी चट्टानें आ रही हैं उनको सबको क्या तोड़ के साथ में बहा ले जा रही हैं। मजबूत चट्टान को इतनी जल्दी नहीं तोड़ पाती, लेकिन जो कमजोर चट्टान है उनको तो पहले तोड़ के बहा लेगी साथ में। और जो मजबूत चट्टान है उसको भी बहा लेती है, 100 200 500 1000 साल में धीरे धीरे करके उनको भी तोड़ फोड़ के साथ में बहा ले जाती हैं। क्यों, नदियां कहाँ से निकल रही हैं, पर्वतों से निकलती हैं। ठीक है। और मैदानी भागों में जैसे प्रवेश करती हैं वो किस अवस्था में आ जाती है, पूर्णावस्था में। क्यों, क्योंकि अब उनमें ढाल तो रही नहीं उतनी, समझे, अब उसमें उतनी ताकत तो रही नहीं, तो क्या करती, सीधी खाली बहती रहती हैं। क्या करती रहती हैं, अपक्षय तो कर नहीं पाएंगी, यानी किसी चीज को तोड़ फोड़ तो पाएंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, अपर्दन करेंगे, यानी नीचे नीचे से जितनी मिट्टी रहेगी उसको काट के साथ में लेते चली जाएंगे। समझे। और जब मुहाने पे आ जाती हैं तो क्या करेंगे, खाली निक्षेपण कर देती हैं, यानी ना अपक्षय कर पाती हैं, ना तोड़ फोड़ पाती हैं, ना वो घिस पाती हैं, ना अपर्दन कर पाती। खाली क्या किया, जितनी मिट्टी पर्वतों से और क्या हुआ, अपक्षय से यानी अपर्दन से जो लाई होती है उसको ला के मुहाने के पास छोड़ के नदियां दूसरे रास्ते से बह के समुद्र में मिल जाती हैं। समझे, उसी को क्या डेल्टा वहां बना देती हैं, एक्चुरी बनाती है, वो डेल्टा एक्चुरी कैसे बनते हैं ये भी सब बताएंगे आपको। ठीक है। तो इतना समझ गए, युवावस्था क्या होती है, पौर्णावस्था क्या होती है, वृद्धावस्था क्या होती है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत इसमें, नहीं दिक्कत। अब चलिए नदियों को निकालते हैं, देखते हैं नदियां निकलती कहाँ से हैं और कैसे कैसे निकलती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं। ठीक है। इसको मिटाल दे, युवावस्था में नदियां कहाँ होंगी, पर्वतों पे होंगी। पर्वतों पे होंगी तो ज़्यादा तोड़ फोड़ मचाएंगी, यानी ज़्यादा आतंक मचाएंगी, जो भी पड़ेगा साथ में तोड़ फोड़ ले जाएंगी। उसके बाद पूर्णावस्था कब आएगी, जब नदियां मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगी। समझे, उसमें इतना ताकत नहीं रह जाती, आराम आराम से बहती रहती हैं, बहती चली जाती हैं। ठीक। और वृद्धावस्था में कब आएगी, जब मुहाने पे आ जाएंगी, यानी समुद्र से मिलने वाली होंगी, तब क्या हो जाएगी, वृद्धावस्था में। तो इतना सब वो साथ में अपनी बालू उलू लेके आती रहती है, तो आगे बढ़ ही नहीं पाती, इतनी ताकत नहीं रह जाती। तो क्या करती, सब बालू का निक्षेपण ऐसे कर देती, वहीं डेल्टा बन जाता है और नदियां जाके किसमें मिल जाती हैं, समुद्र में। समझे, फिर नदियों का अस्तित्व खत्म, यानी नदियां मर गई। जैसे हम लोग होते हैं, पहले जीवित रहे, मतलब बड़े छोटे थे, बच्चे हुए, बच्चे से फिर युवा हुए, युवा से फिर पौर्णावस्था में आए, फिर वृद्धावस्था में आए, उसके बाद क्या, खेल खत्म। ठीक है। ऐसे क्या हुआ, पहले नदियां युवावस्था में हुई, फिर पौढ़ावस्था में, फिर नदियां कहाँ, वृद्धावस्था में जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाके समुद्र में मिल जाएंगे। उसके बाद खाली समुद्र का वर्चस्व रहेगा और नदियों का वर्चस्व खत्म। अब देखते हैं नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, कैसे निकलती, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं। समझे, जैसे हम लोग जीने के लिए कुछ करते हैं ऐसे नदियां भी करती हैं। हर चीज को अपनी लाइफ से जोड़ के पढ़ो। ठीक है। सब आपसे रिलेट करके आता है। समझे, कोई भी चीज हो आपसे रिलेट करती है। चलिए देखते हैं नदियों के बारे में।
अच्छा, बचपन में आप लोग सीनरी बनाए होंगे ना। बचपन में जो कक्षा 3, 4, 2, 3 में थे तो ऐसे से सीनरी बनाते थे, ये पहाड़ बना देते थे। ये पहाड़ बना दिए, ये पहाड़ बन गए। यहाँ से क्या नदियाँ निकाल देते थे, ये नदियाँ निकली, ये क्या निकली, नदी निकल रही। यहाँ पे सूरज बना देते थे, ऐसे बना देते थे सूरज। यहाँ से क्या निकल रही, नदियाँ। अच्छा, जब नदियाँ निकलती है, पूछा जाता है नदियाँ किस आकार की घाटी बनाती है। जब नदियाँ निकलती हैं तो कैसी घाटी बनाएंगी, तो कैसी वी आकार की घाटी बनाती हैं। समझे, कैसे बनाएंगी वी आकार की घाटी, ये भी समझ लीजिए। जैसे ये नदियाँ यहाँ पहाड़ों से निकली, अभी तो यू है, ठीक है। जब यहाँ नदियाँ यहाँ से निकलेंगी तो क्या करेंगे, नीचे वाले को घिसते रहेंगे, अपछे करती रहेंगी, सॉरी अपर्दन करती रहेंगी, नीचे को घिस घिस के क्या कर देंगे, इसको वी बना देंगे, बिल्कुल वी आकार। और नदियाँ कहाँ से, यहाँ से निकलती जा रही हैं, यहाँ से निकल रही। तो नदियाँ जब निकलती हैं तो कैसा वी आकार की घाटी बनाती हैं, कैसी वी आकार की घाटी बना दी। ये कैसी घाटी है, वी आकार की। पहले कैसे ये था, कैसा भी हो पहाड़, ठीक, उसको क्या अपर्दन कर करके नीचे घिस घिस के क्या इसको सीधा कर देंगे, कोन बना देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये कैसी घाटी बन जाएगी, वी आकार की घाटी बन गई। तो नदियाँ कैसी घाटी बनाती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं, बड़ा बना देते हैं, ठीक। पहाड़ को थोड़ा समेट देते हैं, सीमित कर देते हैं, वरना पूरा बोर्ड खत्म कर देगा, ठीक है। तो नदियाँ कैसी घाटी बनाई, वी आकार की घाटी बनाई। क्या नदियाँ यही वी आकार की घाटी बना के रुक जाएंगी या इसके बाद भी कुछ आगे करती रहेंगी। ऐसा तो नहीं नदियाँ एक जगह से बही, 2 साल तक बही, उसके बाद खत्म हो गई, नदियों का अस्तित्व खत्म हो गया, समझे। नहीं, ये नदियाँ हजारों लाखों साल बहती रहती हैं। तो नदियाँ जब पहाड़ों से निकली, गोल था, धीरे धीरे वी आकार की घाटी बनाई, समझे कैसा, ये समझ लीजिए। ये पहले ये पहाड़ था, ठीक है। नदियाँ का किए, यहाँ से निकली, बही नीचे। तो नदियाँ यहाँ से क्या होगा, ऐसे रगड़ रहा है, रगड़ रहा है, क्या अपर्दन हो रहा है। अपर्दन होते होते धीरे धीरे क्या वी आकार की घाटी बना ली है, ठीक है। अब क्या ये अपर्दन रुकेगा, क्योंकि पानी तो वहाँ से रेगुलर फ्लो हो रहा है, यानी रोज हमेशा निकल ही रहा है। तो यहाँ क्या होगा, और धीरे धीरे अपर्दन होता रहेगा, और घिसता रहेगा, धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे आकार बढ़ता रहेगा, समझे। वी आकार जो है वो ऐसे धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। पहले इतना वी था, अब इतना बड़ा वी हो जाएगा, नहीं होगा, होगा, क्यों होगा, क्योंकि धीरे धीरे घिसते घिसते उसका आकार बढ़ा देगी, समझे कैसे। पहले इसका आकार ये छोटा था, फिर क्या करेगी, धीरे धीरे इसका आकार ऐसे वी बड़ा कर देगी, समझे। यहाँ और नीचे से बहने लगेगी। पहले नदियाँ ऊपर से गिर रही थी, फिर धीरे धीरे वी बना, फिर वी से धीरे धीरे क्या इसको रगड़ती रही, फिर धीरे धीरे ऐसे आई बन गया, ये वी बन गया, ये बड़ा वी बन गया। जब बड़ा वी बन जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको तो बना दिए कैसे, वी आकार की घाटी ये बन गई। कौन सी, वी आकार की घाटी बन गई। अच्छा, ये जो है ये क्या बना, पहले रगड़ी, धीरे धीरे वी आकार की घाटी बनाई, फिर धीरे धीरे इसको रगड़ते 100, 200, 500, 1000 साल में क्या करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे, अब ये क्या हो गया, अब और ज़्यादा भी बड़ा हो गया, अब बड़का भी हो गया। पहले छोटका भी था, अब बड़का भी हो गया। अब ये बड़का भी को वी ही थोड़ी कहेंगे, अब इसको दूसरा नाम रख देते हैं। पहले वी तो इसका नाम रख चुके हैं, वी आकार की घाटी, तो इसको क्या कह देंगे, इसको क्या कहते हैं, जो बड़ा वी बनता है इसको क्या कह देते हैं, गार्ज। पहले यहाँ पानी भरा था, यहाँ से सब निकल रहा था, और धीरे धीरे ये पानी इसको काट काट के यहाँ से निकल रहा था। जैसे ये छोटी भी बना था, यहाँ से पानी काट काट के यहाँ निकल रहा था, धीरे धीरे इसको काट काट के यहाँ सब क्या है, मैदानी भाग है, ये सब मैदान भरा है ना, ये सब पहाड़ है, ये पहाड़ है ना, इसको वी आकार की घाटी बनाई। फिर यहाँ से काट काट के धीरे धीरे इसको क्या किए, इसको ऐसे ऐसे अपर्दन करते ये इधर से इधर बढ़ाते और बढ़ाते नहीं, धीरे धीरे काट काट के क्या वी बना दिए, लंबा बना दिए। तो ये क्या हो गया, बड़का वी बन गया। यहाँ पानी कहाँ, अब नदियाँ यहाँ से बह रही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गार्ज बन गया, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा टाइप का, वी आकार का बहुत बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा, पहले इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा गड्ढा हो गया। तो इसको क्या बोल दिए, गार्ज बोल दिए। अच्छा, नदियाँ का यहाँ भी रुकी रहेंगी, ये आगे भी कुछ करेंगी। अभी यहाँ से पानी ऐसा तो है नहीं पानी निकलना यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से भी पानी निकल रहा। नदियाँ अभी क्या कर रही, धीरे धीरे वी बनाई थी, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। पहले क्या बनाई, धीरे धीरे घिसते वी बनाई, फिर धीरे धीरे इसको काट काट के बड़ा कर दिए, तो बड़ा भी बन गया। अब धीरे धीरे इसको भी रगड़ते इसको सीधा कर देते हैं ऐसा। अब देखो ये आई की तरह दिख रहा है, ये एक आई हो गया, ये दूसरी आई, ये आई हो गया। ये क्या करेंगी, इसको घिस घिस के सीधा कर देंगी, समझे, बिल्कुल सीधा कर देंगी। तो ये अब आई आकार की घाटी बन गई, समझे। पहले क्या बनाई, वी बनाई, फिर क्या बनाई, गार्ज बना दी, फिर आई आकार की घाटी बना दी, समझे।
अच्छा ये बताइए, गार्ज भारत में कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? पूछा जाता है भारत में गार्ज कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? जो पर्वतों से निकलती होंगी वही बनाएंगी, जो हिमालय निकलेंगी। हिमालय से कौन कौन निकलती है? सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, ऐसे डायरेक्ट बोल दो, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। तो पहले अच्छा जो ये गार्ज बनाई है, क्या गार्ज बनाने से पहले सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र अभी गार्ज बना चुकी है ना, तो गार्ज बनाने से पहले क्या ये वी आकार की घाटी बनाई होंगी? बिल्कुल बनाई होगी। गार्ज बनने से पहले क्या होगा? वी आकार की घाटी जरूर होगी, ठीक है। उसके बाद ही तो गार्ज बन सकता है, उसके बाद आई आकार की घाट बन सकता है। क्या डायरेक्ट आई आकार की घाटी बना देंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? पहले क्या बनाना होगा उनको? वी आकार की घाटी। फिर क्या हजारों साल, कम से कम 1000-2000 साल बहेंगी, उसको काट काट के धीरे धीरे क्या करेंगी? बड़ा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? गार्ज बन जाएगा हमारा। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट गार्ज बना दी और बहने लगी। ले भैया हम एकदम से क्या किया, इसको काट दिया हचाक से और वी आई, बड़ी आई बन गई, वी बन गई, बड़ी वी बन गई, उसमें क्या गार्ज कह दिया, उसमें बहने लगे। ऐसा नहीं, पहले क्या धीरे धीरे रिगड़, पहले तो ऐसे होगा, सीधा पहाड़ होगा, इस टाइप का पहाड़ होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। इसमें वही होंगी का छोटे छोटे काट काट के धीरे धीरे 100-200 साल में वी बनाई होंगी बेचारी। फिर धीरे धीरे बहुत मेहनत करते हैं ना, रेगुलर एक जगह मेहनत करते रहते हैं। ऐसे आप लोग भी एक ही जगह बस फोकस कर लीजिए, नदियों की तरह, बिल्कुल नदियों की तरह हो जाइए। एक जगह फोकस कर लीजिए, एक चीज़ पे डिपेंड हो जाइए, तो समझो वो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, समझे। जब पानी में इतना दम है, देखो पहाड़ों को काट के निकल आती है, तो तुम तो आराम से खाली पढ़ना ही है, खाली तुमको बैठ के पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। 1 साल 6 महीने कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ना। तो ऐसे आप नदियों की तरह बनिए, पढ़ते रहिए, रेगुलर करते रहिए। धीरे धीरे क्या आपका वी बनेगा, फिर गार्ज बनेगा, फिर आई बन जाएगा। ठीक, पहले थोड़ा दिमाग आएगा, फिर और ज़्यादा उसको उसके बारे में डिटेल में पता चलेगा, फिर बहुत ज़्यादा बिल्कुल सागर हो जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर आप लगे रहिए, समझे। सफलता तो किसी ना किसी दिन मिलेगी। ठीक है, तो पहले क्या बनाई होगी? वी बनाई होगी, उसके बाद ही तो गार्ज बनाई होगी। अब क्या किए? गार्ज बना लिए। गार्ज बनाने के बाद धीरे धीरे 1000-2000 साल में क्या बना लिए? आई आकार की घाटी। अच्छा पूछा था अच्छा बताओ, भारत में कोई नदी अभी तक आई आकार की घाटी बनाई है? नहीं बनाई। कौन? खाली अभी क्या बना है? गार्ज बना है। ठीक है, अच्छा तो क्या आई आकार की घाटी कोई नदी बनाई होगी? हाँ बिल्कुल बनाती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी नदी बनाती है, कहाँ की है। ठीक है, गार्ज तो हमने बता दिया, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र गार्ज बनाई। अगर गार्ज बनाई है तो उससे पहले क्या वी आकार की घाटी बनाई होगी। अब क्या गार्ज बना दी। हो सकता है 1000, 2, 4, 5 हजार, 10 हजार साल में ये सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र भी कैसी आई आकार की घाटी बना दे। क्यों? क्योंकि अभी भी ये रगड़ना स्टार्ट कर रही है ना, नीचे अपर्दन हो रहा है। अपर्दन होते होते और क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या करेंगे? अपर्दन होते होते ऐसे ऐसे, पहले वी था, अब ये बड़का भी बन गया, अब धीरे धीरे ऐसे रगड़ रगड़ के आई बना देंगी। ठीक है, उससे भी पानी फ्लो होने लगेगा। अभी क्या है? अभी सिर्फ गार्ज बनाई है। ठीक है, और इसके बाद अच्छा हमको क्या? वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, इसको क्या? इसको आई आकार की घाटी, ये गार्ज हो गई। आई आकार की घाटी को और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग बताइए कमेंट करके, इसको क्या कहते हैं बताइए। आई आकार की घाटी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जब आई आकार की घाटी बन जाती है इसको क्या कहते हैं? कैनियन। इसको क्या कह दिए? कैनियन। ठीक है, आई आकार की घाटी बन गई, इसको क्या कह देते हैं? कैनियन। अब ये बताओ कि कैनियन कहाँ बनता है, कहाँ बना है, कौन सी नदी बनाती है? बताओ। ये हमने तो बता दिया कौन गार्ज कौन बनाता है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। बाद में बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, कौन क्या बनाता है, समझे। आगे भी बताते रहेंगे, सारी नदियों के बारे में बताएंगे। इस नदियों के बारे में तो नहीं, लेकिन नदियाँ क्या क्या बनाती हैं, भारत की नदियाँ किधर से निकलती हैं, क्या बनाती हैं, ये सब बता देंगे। नदियाँ कैसे कहाँ चलती हैं, पहाड़ों से चलती हैं तो अपने साथ क्या क्या लेके जाती हैं, समझे। और गोखुर झील क्या होता है, छाटन झील क्या होता है, समझे। ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। ठीक, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। कैनियन बताओ। एक आता है कैनियन के, ग्रांड कैनियन कौन सी नदी बनाती है? पूछा जाता है ग्रांड कैनियन कहाँ है और कौन सी नदी बनाती है। ग्रांड कैनियन मतलब आई आकार की घाटी, सीधे हचाक से गड्ढा, कौन बनाता है, कौन सी नदी है। ठीक है, अब ये तो गाज तो पता चल गया कौन सी नदी बनाती है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, कहाँ? भारत की है। ठीक है, कहाँ? मैदान पर्वतों से निकलती हैं। अब ग्रांड कैनियन कौन सी नदी बनाती है? ये कौन सा कैनियन? ये कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी, हाँ कोलोराडो नदी। ये कहाँ की है? अमेरिका की है। अभी आगे बताएंगे डेल्टा कैसे बनता है,
एक्सुरी कैसे बनता है, ठीक है, इतना पता चल गया। कौन सी नदी आई आकार की घाटी कौन बनाएगी, उसको क्या कहते हैं, कैनियन। आई आकार की घाटी को क्या कहते हैं, कैनियन। और ग्रांड कैनियन कौन सी नदी बनाती है, कोलोराडो नदी। ये हमारा पूछा जाता है कि गार्ज कौन सी नदी बनाती है। 3 नदी दे दी जाएगी, कौन कौन सी दे दी जाएगी, जैसे नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी और सिंधु दे दी जाएगी आपकी। तो कौन सी हो जाएगी हमारी, सिंधु नदी। यानी जो पर्वतों से निकलती है वो नदी क्या बनाती है, गार्ज बना देती है। गार्ज बनाने से पहले क्या बना होगा, वी आकार की घाट। अब गार्ज धीरे धीरे बड़ा होगा, ये 1, 2, 4, 5 हजार 10 हजार साल में क्या हो जाएगा, आई आकार की घाटी बना देगा। धीरे धीरे निक्षेपण करता रहता है ना। अब एकदम से कोई चीज तो है नहीं, अपक्षय तो कर नहीं रहा। नदियां जब पर्वतों से निकलती हैं तो अपक्षय करती हैं। अब जब नदियां पर्वतों से निकालेंगे, अभी आपको निकाल के दिखाएंगे, नदियां पर्वतों से निकल रही हैं और क्या पर्वतों को तोड़ फोड़ के अपने साथ बहा के ले जा रही हैं। कहाँ ले जाके इकट्ठा करती हैं, निक्षेपण कहाँ करती हैं, अपक्षय कहाँ करती हैं, अपर्दन कहाँ करती है, ये तो सब आगे पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अभी इतना इसमें समझ में आया, जो भी हम पढ़ाएं इसमें समझ में आया। वी आकार की घाटी कैसे बन गई, समझ में आया। पूछा जाता है नदियां किस आकार की घाटी बनाती हैं, यू आकार की घाटी, वाई आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे बनाएंगे, वी आकार की घाटी बनाती है, समझे। सिंधु नदी घाटी बनाती है, गार्ज बनाती है, कैनियन बनाती है, क्या बनाती है, तो गार्ज बनाती है, ठीक है। और नदियां याद रखो, ठीक है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र क्या बनाती हैं, गार्ज बनाती हैं। अच्छा, नदियां कहाँ से निकलती हैं, नदियों को उसकी पावर कहाँ से मिलती है, पर्वतों से मिलती है। जैसे पर्वतों से नीचे ढाल की ओर बहती हैं, नदियां हमेशा कहाँ, ढाल की ओर बहती हैं ना। मजबूरी में जो नदियां बहें, मतलब कभी बहुत सी पूछा जाता है उल्टा बहने वाली नदियां कौन सी होती है, विपरीत दिशा में बहने वाली। जो विपरीत दिशा में, मतलब जिनको मजबूरी में बहना पड़े, उनको क्या कह देते हैं, समझे। अब यहाँ नदियाँ कहाँ से निकल रही, पर्वतों से निकल रही। जब पर्वतों से निकलेंगी तो युवावस्था में होगी, युवावस्था में ताकत बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या करेंगे, अपने साथ जो चट्टाने वगैरह कमजोर चट्टाने होगी उनको अपने साथ तोड़ फोड़ के लेके चले आएंगे, ठीक है। फिर कहाँ, मैदानी भाग में आ जाएंगी। मैदानी भाग में आएंगी तो क्या होंगी, अपक्षय तो कर नहीं पाएंगे, फिर अपर्दन करेंगे, धीरे धीरे नीचे से घिस घिस के लाती रहेंगे, ठीक। फिर क्या होगा, निक्षेपण कर देंगी, आके मुहाने पे निक्षेपण कर देंगी, डेल्टा बना देंगी, समझे। पूछा था सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा। कौन नदी बनाती है, गंगा नदी, ठीक है। ये सारी बातें रही आगे की। इतना समझ में आया जितना आज अभी तक पढ़ाए हैं, ठीक। युवावस्था, पूर्णावस्था, वृद्धावस्था, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये सब समझ में आया क्या क्या होता है, ठीक है। इतना आराम से थोड़ा थोड़ा समझिए, लेकिन अच्छे से समझिए। जितना समझ में आए बस उतना समझते रहिए। बस धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कंप्लीट आपका हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो आज का इतना ही रहने देते हैं, इतना पढ़िए जब तक। इसके आगे कल हम बताएंगे कि नदियाँ निकलती हैं तो साथ में क्या क्या बनाती हुई निकलती हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।